डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से सर्वोदय पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे भारतीय राजनीति के जो उभरते आयाम हैं उस यूनिट का जो अंतिम लेसन है, सामाजिक और आर्थिक न्याय एवं महिला आरक्षण। यानी कि अपनी पुस्तक का जो फर्स्ट पार्ट है उसकी जो अंतिम यूनिट है भारतीय राजनीति के उभरते आयाम, उसका अंतिम लेसन है वो है सामाजिक और आर्थिक न्याय एवं महिला आरक्षण। तो उसके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। और सबसे पहले अपन देखेंगे कि ये सामाजिक न्याय है क्या, यानी सामाजिक, आर्थिक और महिला आरक्षण 3 पॉइंट है इसके अंदर। सबसे पहले देखेंगे अपन इस सामाजिक न्याय के बारे में, यानी कि सामाजिक न्याय, यानी सामाजिक न्याय का अर्थ देखेंगे सबसे पहले कि सामाजिक न्याय किसे कहेंगे। तो सामाजिक न्याय का साधारणतः अर्थ है कि अपने समाज के अंदर जितने भी सदस्य हैं उन सभी सदस्यों के बीच में बिना किसी भेदभाव के समानता, एकता और मानव अधिकारों की स्थापना करना और व्यक्ति की प्रतिष्ठा व गरिमा को विशेष महत्व प्रदान करना ही क्या कहलाता है, ये सामाजिक न्याय कहलाता है। यानी सामाजिक न्याय से तात्पर्य हुआ, या इसका अर्थ अपन कह सकते हैं कि अपने समाज के अंदर, अपने समाज के अंदर सभी सदस्यों के बीच बिना किसी भेदभाव के समानता, एकता व मानव अधिकारों की स्थापना करना क्या कहलाता है, सामाजिक न्याय कहलाता है। अर्थात सामाजिक न्याय अपने 2 शब्दों से बना है, एक तो सामाजिक और एक न्याय। यानी अपने समाज को एक प्रकार से इस प्रकार से स्थापित किया जाए जिसमें सभी को क्या मिले, न्याय मिले। अर्थात सामाजिक शब्द है वो अपने समाज से संबंधित है और न्याय का अर्थ हुआ अपने समाज के सभी लोगों को न्याय प्रदान करना, यानी उनके मध्य में न्याय स्थापित करना। साधारण अर्थों में अगर अपन कहें तो अपने समाज के अंदर सभी सदस्यों के बीच में बिना किसी भेदभाव के समानता, एकता और मानव अधिकारों की स्थापना करना और प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा का ध्यान रखना और प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा और प्रतिष्ठा को मद्देनजर रखते हुए समानता की अवधारणा पर आधारित जो संकल्पना है उसी को अपन किस नाम से जानते हैं, सामाजिक न्याय के नाम से जानते हैं। और ये सामाजिक न्याय की आवश्यकता क्यों हुई, ऐसी कौन सी व्यवस्था थी जिसकी वजह से ये सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए अपने को ध्यान देना पड़ा। तो सबसे पहले तो अपन से अर्थ पूछा जा सकता है, जो अपने सामने है, अर्थ ध्यान में रखना है। अब देखते हैं सामाजिक न्याय की आवश्यकता क्यों हुई। सामाजिक न्याय की आवश्यकता क्यों हुई, इस क्यों का जवाब अपने को देना है। क्योंकि अपने समाज के अंदर पहले जो वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था में अपन अच्छे से जानते हैं 4 भागों में अपने समाज को विभाजित किया था, जैसे ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है। और ये जो व्यवस्था थी प्राचीन काल में तो ये क्रम पर आधारित थी, यानी प्राचीन काल में जो ये वर्ण व्यवस्था है ये किस में थी, क्रम पर आधारित थी। ये अपने को क्या रखना है, ध्यान में रखना है। और धीरे धीरे ये किस में परिवर्तित हो गई, एक प्रकार से जाति में परिवर्तित हो गई।
या अपन कह सकते हैं कि ये जन्म पर आधारित होगी। प्रारंभ में तो किस में थी? कर्म पर। और अगर अपन वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान में ये किस स्थिति में पहुंच गई? जन्म पर। यानी कि जिस व्यक्ति का जिस वर्ग में जन्म होता है, जैसे ब्राह्मण में वर्ग में जन्म हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा? ब्राह्मण। क्षत्रिय में हो रहा है क्षत्रिय, वैश्य में हो रहा है तो वैश्य। लेकिन प्राचीन समय में ऐसा नहीं था। प्राचीन समय में व्यक्ति के क्रम के आधार पर वर्ण व्यवस्था का निर्धारण किया गया था। जो अच्छे कार्य करते थे, शिक्षा से जुड़े हुए थे, उसको ब्राह्मण में रखा गया। जो रक्षा से संबंधित कार्य करते थे उनको क्षत्रिय में रखा गया। और जो भरण पोषण का काम करते थे सभी का, उसका रखा गया था वैश्य के अंदर। और इन तीनों की सेवाओं में जो लोग लगे हुए थे उनको रखा गया था शूद्र के अंदर। लेकिन वर्तमान में ये व्यवस्था प्रदूषित हो गई और इसने किसका रूप ले लिया? जन्म पर आधारित ये व्यवस्था हो गई। और धीरे धीरे ये वर्ण व्यवस्था किस में परिवर्तित हो गई? जाति में परिवर्तित हो गई। और जाति व्यवस्था है जो ये जातिवाद है, पढ़ा था अपने जातिवाद, जाति व्यवस्था, यह एक प्रकार से रूढ़िवादिता विचारधारा, वादिता विचारधारा की क्या हो गई? एक प्रकार से शिकार हो गई, जिससे अपने समाज के अंदर नकारात्मक प्रभाव पड़ा, जिससे अपने को किसकी आवश्यकता हुई? सामाजिक न्याय की आवश्यकता हुई। इसी के साथ अगर अपन बात करते हैं अलगाव की, क्षेत्रवाद की, अलगाव, क्षेत्रवाद, इन आदि कारणों से अपने समाज की जो नीतियां थी वो प्रदूषित होती गई, अपने समाज पर नकारात्मक प्रभाव हुआ। उस व्यवस्था को सुधारने के लिए किसकी आवश्यकता हुई थी? सामाजिक न्याय की स्थापना की आवश्यकता अपने को महसूस हुई। और इसके संबंध में अपन ने अनेक कदम भी उठाए। तो ये अपन से पूछा जा सकता है कि सामाजिक न्याय की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो अपने समाज के अंदर जो दोषपूर्ण जो नीतियां थी, रूढ़िवादिता थी, अलगाववाद की जो स्थिति थी, यानी कि एक वर्ग है वो अपने आप को दूसरे वर्ग से अलग समझता था, अपने आप को हीन मानता था, या अपन कह सकते हैं कुछ वर्ग अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे अन्य की अपेक्षा, और उनके साथ भेदभावपूर्ण की नीति से देखते थे। क्षेत्र के आधार पर भी काफी अपने को भेदभाव नजर आता है। जो समृद्धशाली क्षेत्र है वो अपने आप को अलग मानते हैं, पिछड़े हुए क्षेत्र वो अपने आप को अलग मानते हैं। तो इस प्रकार से देश की एकता व अखंडता को चुनौती मिल रही थी। और उस चुनौती को दूर करने के लिए अपने को किसकी आवश्यकता हुई थी? सामाजिक न्याय की आवश्यकता हुई थी। अब देखते हैं इस प्रकार से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जिससे अपने क्वेश्चन कैसे आएगा कि सामाजिक न्याय से आप क्या समझते हैं, सामाजिक न्याय की आवश्यकता क्यों हुई? तो इसका आंसर अपने को इस प्रकार से देना है, इसको आपको अच्छे से समझना है। इसके साथ अगर अपन बात करते हैं सामाजिक न्याय के संबंध में आज़ादी से पहले उठाए गए जो कदम थे उनके संबंध में, क्योंकि अपन अच्छे से जानते हैं अपने समाज के अंदर ये एक प्रकार से दोषपूर्ण नीतियां, रूढ़िवादिता जो विचार थे, जो अपने समाज को एक प्रकार से पीछे धकेलने का काम कर रहे थे। जातीय भेदभाव जो बढ़ रहा था, जिसमें अपन ने अभी देखा है, साथ में सांप्रदायिकता, धर्म के आधार पर भेदभाव हो रहे थे, लोगों का शोषण हो रहा था। तो ये सब बातें इसके अंतर्गत आती है। तो अपनी भारतीय जो संस्कृति है वो एक प्रकार से विचित्र संस्कृति है, सहिष्णुता पर आधारित है। इसको लंबे समय तक बनाए रखने के लिए अनेक समाज सुधारक हुए, जिन्होंने समय समय पर सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए क्या दिया था? बल दिया था। और उसमें महत्वपूर्ण नाम आता है, जैसे महात्मा बुद्ध का नाम अपन देखते हैं, महात्मा बुद्ध का नाम देखते हैं, महावीर स्वामी का नाम देखते हैं, कबीर जी का अपन नाम देखते हैं। तो ये अनेक, जैसे बाबा रामदेव है, लोक देवता के रूप में अपन पूजते हैं। तो अनेक ऐसे समाज सुधारक हुए हैं जिन्होंने ये एक प्रकार से इस प्रकार की सांप्रदायिकता, जातीय जो भेदभाव, प्राचीन जो रूढ़िवादिता थी, जो अपने समाज को एक प्रकार से बैकफुट पर ले जा रही थी, उनमें सुधार करने का काफी अथक प्रयास किया था। और अपन अच्छे से जानते हैं ये रूढ़िवादिता विचारधारा, सांप्रदायिकता की भावना की वजह से ही ये अपने देश के दो टुकड़े हुए थे। अंग्रेजों ने भी फूट डालो राजकुलों की नीति के तहत अपने देश को पराधीन बना लिया था यहाँ की अव्यवस्था की वजह से, और जिसका अपने को खामियाजा भुगतना पड़ा। और 200 वर्ष से अधिक अंग्रेजों का यहाँ शासन रहा। अंत में सब लोग एकजुट होकर, एकता की भावना लेकर
और अपने समाज को आगे ले जाने के लिए, या अपन कह सकते हैं हिंदुस्तान की इस अखंडता और एकक्षुणता या अपनी संस्कृति की पहचान बनाए रखने के लिए एक बड़ा आंदोलन भी लंबे समय तक चला था। और उस आंदोलन के द्वारा अंततः अपने को अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को, और अपने इस क्षेत्र में काफ़ी कामयाबी भी हासिल की थी। इसका उदाहरण अपने सामने भारत का आज़ाद होना, क्योंकि अगर अपन इस प्रकार से विभिन्न समाज सुधारक अपने समाज के अंदर जो एक प्रकार से सांप्रदायिकता की भावना, जातीय भावना ये जो फैली हुई थी उसको दूर करने का प्रयास नहीं करते तो शायद अपने को आज़ादी नहीं मिलती, क्योंकि अपन एकजुटे नहीं हो पाते थे। और अपन अच्छे से जानते हैं संगठन में क्या होती है, शक्ति होती है, और सब एकजुट होकर अपन ने अंग्रेजों का उस समय विरोध किया तो अपने को उनकी गुलामी से बाहर आने का अवसर मिला था। और वो कब मिला? 15 अगस्त 1947 को। उसके बाद अपने आज़ादी के बाद अपने देश में जो शासन संचालित किया गया वो एक संवैधानिक तरीके से किया गया था, अर्थात अपन कह सकते हैं एक संवैधानिक खाका तैयार किया गया, और संवैधानिक खाके के अंतर्गत अनेक प्रकार के प्रावधान भी किए गए थे सामाजिक न्याय की स्थापना के संबंध में, जिसमें अपन ने मूल अधिकारों में पढ़ा था। बिल ऑफ राइट्स, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उसके अंदर अपन ने देखा था कि मूल अधिकारों का उल्लेख है वो अपने संविधान के अधिकार, अपने संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक उल्लेखित थे, जिसमें काफ़ी अनुच्छेद थे जिसके अंतर्गत सामाजिक न्याय की स्थापना की बातें कही गई थी। यानी संविधान के आर्टिकल 14 में स्पष्ट लिखा गया था कि राज्य है वो किसी भी प्रकार से किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा, कानून के समक्ष क्या होंगे, सब समान होंगे, कानून के समक्ष सब लोग क्या होंगे, सम्मान होंगे। इस प्रकार की बात का उल्लेख मूल अधिकारों के अंतर्गत आर्टिकल 14 में था। आर्टिकल 15 के अंतर्गत अगर अपन बात करते हैं तो राज्य, जाति, धर्म, राज्य, जाति, धर्म, लिंग, समुदाय आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। 16 के अंतर्गत अपन ने देखा था सार्वजनिक लोक सेवाओं में अवसर की समानता की बात कही गई थी। सार्वजनिक सेवाओं में अवसर की समानता की बात कही गई थी, ये अपने को ध्यान में रखना है। इसी के साथ आर्टिकल 17 की बात करते हैं तो 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया था, छुआछूत, और इसके संबंध में अधिनियम भी बना था 1955 के अंदर, तो ये अपने को विशेष ध्यान में रखना है। इसी के साथ अगर अपन बात करते हैं आर्टिकल 24 के अंतर्गत तो मानव व्यापार को निषेध किया गया था। मानव व्यापार को निषेध किया गया था, ये भी अपने को क्या रखना है, ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से अनेक ऐसे आर्टिकल थे, जैसे बलात्श्रम की बात 23 के अंतर्गत की गई थी, बलात्श्रम निषेध की बात की गई थी। 14 मानव व्यापार के साथ साथ आर्टिकल 24 में एक बात और भी उल्लेखित की गई थी कि जो कठिन कल कारखाने हैं, जो अपन ने पढ़ा था मूल अधिकारों के संबंध में, तो उसमें देखा था कि जो खतरनाक उद्योग हैं उस पे बच्चों से बेकार बलात्श्रम नहीं करवाया जा सकता, ये आर्टिकल 23 में था। और 24 के अंतर्गत बच्चों से काम कराने को निषेध किया गया था कि कठिन जो कल कारखाने उस पर किसी भी प्रकार से इस प्रकार का कार्य नहीं करवाया जा सकता। और 29-30 की अगर अपन बात करते हैं आर्टिकल में, तो उसमें शिक्षा से संबंधित था, यानी शिक्षा व संस्कृति संबंधी अधिकार अपने को सामाजिक सोपान के अंतर्गत मिले हुए थे। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि मूल अधिकारों के अंतर्गत सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए काफी कदम उठाए गए हैं। इसी के साथ अगर अपन भाग 4 की बात करते हैं, अपने संविधान के भाग 4 जिसमें नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, और नीति निर्देशक तत्वों की अगर अपन बात करते हैं तो आर्टिकल 38 है, उसमें भी विशेष प्रावधान किया गया था कि आर्टिकल 38 के अंतर्गत एक प्रकार से सामाजिक न्याय की स्थापना की जाएगी, यह राज्य का एक प्रकार से क्या बनेगा, दायित्व बनेगा। इसी के साथ आर्टिकल 43 की अगर अपन बात करते हैं तो 43 के अंतर्गत श्रमिकों के लिए जो न्यूनतम मजदूरी है उसके निर्धारण की बात कही गई है, उसका जीवन निर्वाह किस प्रकार से होगा, उससे संबंधित किस प्रकार से राज्य को व्यवस्था करनी है, उसके संबंध में आर्टिकल 43 में कहा गया। 44 के अंतर्गत अपने समान आचार संहिता की बात कही गई थी, समान आचार संहिता की बात कही गई थी। और आर्टिकल 45 के अंतर्गत
अगर अपन बात करते हैं तो अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए एक प्रकार से जो दुर्लभ वर्ग है उसके लिए शिक्षा के संबंध में कुछ प्रावधान किए गए थे। 47 के अंतर्गत आहार जो है यानी भोजन के संबंध में किस प्रकार से मनुष्य के जीवन स्तर में किस प्रकार से सुधार लाया जाए, ये कर्तव्य अपने राज्य का होगा, अपने मानव समाज का होगा, इस प्रकार की ये व्यवस्था की गई थी। तो अनेक प्रकार से अपन कह सकते हैं कि सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए अपने संविधान के अंतर्गत भी काफी प्रयास किए गए हैं। और अगर अपन देखते हैं अब वर्तमान समय में सामाजिक न्याय की व्यवहारिक दृष्टि क्या है, ये तो हो गई, यानी इसका अर्थ हो गया क्यों इसकी आवश्यकता हुई, किस प्रकार से आज़ादी से पहले अपने भारतीय विद्वानों ने इसका एक प्रकार से पुरजोर विरोध कर जो अपने समाज के अंदर अव्यवस्था थी उसको दूर कर सामाजिक न्याय की स्थापना किस प्रकार से की जाए, उसके बारे में अपन ने देखा। और अपने आज़ादी के बाद संविधान में कौन कौन से प्रावधान सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए किए गए उसके बारे में अपन ने अभी देखा है। अब देखते हैं सामाजिक न्याय को एक प्रकार से आज की व्यवहारिक स्थिति क्या है। सामाजिक न्याय की व्यवहारिक स्थिति की अगर अपन बात करते हैं तो आज भी संविधान में विभिन्न अपन कह सकते हैं दर्जनों भर इस प्रकार की व्यवस्था, उस व्यवस्थाओं के बावजूद भी आज भी जो पिछड़ा वर्ग है विशेषकर ग्रामीण इलाकों में जो सुविधाहीन वर्ग है उनको आज भी वो सुविधा नहीं मिल पा रही है, भले ही अपने संविधान के अंतर्गत इन बातों का उल्लेख कर दिया गया हो। तो आज भी इसमें काफी अपन कह सकते हैं कि ध्यान देने की आवश्यकता है। यानी सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए जो विस्तार के लिए अपने संविधान में बात कही गई है उस व्यवस्था को धरातलीय स्तर पर देखा जाए तो अपने को नजर नहीं आती है। और आरक्षण की व्यवस्था अगर अपन बात करते हैं तो आरक्षण विशेषकर जो पिछड़े वर्ग है उनके उत्थान के लिए सामान्य वर्ग के साथ जोड़ने के लिए की गई थी, लेकिन आरक्षण की व्यवस्था अपन देख सकते हैं इसका राजनीतिक तुष्टीकरण हो रहा है। बार बार एक प्रकार से आरक्षण एक व्यक्ति को जिसको मिल जाता है उन्हीं को बार बार ये लगातार मिल रहा है। आज भी अपन ग्रामीण इलाकों में देख रहे हैं आरक्षण का लाभ है और है जिनको वास्तव में मिलना चाहिए उनको आज भी नहीं मिल पा रहा है। तो ये वास्तविक स्थिति आज के दिन, आज भी गाँव में जो पिछड़ी जातियां हैं और हैं उनके घर परिवार के लोगों को अगर अपन देखते हैं तो इस वास्तविकता से काफी वो हद तक कोसों दूर है और जो अपन अपने समाज के अंदर चारों ओर देख भी सकते हैं। और इस संबंध में अगर अपन बात करते हैं अपने समाज के अंदर जो पिछड़ी जातियां हैं या जो आदिवासी हैं ये जिसको अपन अनुसूचित जाति जनजाति के अंतर्गत रखते हैं वो सुविधा आज भी संविधान के अकॉर्डिंग उनको नहीं मिल पा रही है। और उसकी बात यह है कि भारत में जो दलीय व्यवस्था है वो एक प्रकार से वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा देकर सामाजिक न्याय की स्थापना करने में क्या रहे हैं, विफल रहे हैं। तो ये आज की क्या है व्यवहारिक स्थिति है, इसको अपने को क्या करना है, ध्यान में रखना है। यानी कि जो आज भी अगर अपन बात करते हैं ग्रामीण इलाकों की और जो पिछड़े वर्ग हैं जिसको अपन अनुसूचित जाति जनजाति के नाम से जानते हैं उनको ये लाभ वर्तमान में नहीं मिल रहा है और ये अपन अच्छे से देख सकते हैं। जिसको आरक्षण की व्यवस्था की अगर अपन बात करते हैं तो आरक्षण की व्यवस्था भी उन्हीं लोगों को मिल पा रही है जो लगातार ले रहे हैं, जिनको वास्तव में मिलनी चाहिए उनको आज भी ये नहीं मिल पा रही है। तो इस प्रकार की व्यवस्था में अपने को ध्यान देने की आवश्यकता है। इसको धरातलीय स्तर पर वोट बैंक की राजनीति न बनाकर एक प्रकार से सामाजिक न्याय के मौलिक सिद्धांतों के आधार पर इसको स्थापित किया जाने की आज भी आवश्यकता है। सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग उनको केवल आरक्षण भर देने से सामाजिक न्याय की स्थापना नहीं हो सकती, उसके लिए अपने को मानसिक और शैक्षणिक विकास की भी क्या है आवश्यकता है। यानी अपनी सोच को क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। जो संकीर्ण सोच है उसको बदलकर एक प्रकार से मौलिकता के सिद्धांत के आधार पर इस अपने सामाजिक कार्यकलापों के साथ आगे बढ़ना होगा ताकि अपने समाज के अंदर क्या हो सके, ये सामाजिक न्याय की स्थापना हो सके। तो आज अपन ने जो अपनी अंतिम यूनिट है उसका अंतिम जो लेसन है सामाजिक न्याय उसके बारे में देखा, तो जिसमें सबसे पहले अपन ने सामाजिक न्याय का अर्थ देखा है, उसके बाद में इसकी स्थापना की आवश्यकता क्यों हुई,
कैसी ऐसी कौन सी कमियां थी जिसकी आवश्यकता पड़ी, फिर इसमें अपन ने आज़ादी से पहले किस प्रकार से सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए प्रयास किया गया, आज़ादी के बाद किस प्रकार से किया गया, क्या उनकी विफलता रही, कौन कौन से प्रावधान किए गए, ये सब बातें अपन ने देखी। इसको आपको वीडियो के माध्यम से अच्छे से समझना है और उसके बाद में आपको जो असाइनमेंट के अंदर होमवर्क दिया जाएगा उसको करना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।